नमस्कार। डीडी न्यूज़ जम्मू की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और आप सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू कश्मीर श्री पांडुरंग केपोले जी का बहुत बहुत स्वागत सर। अरसा 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस संबंध में ही बात करने के लिए इस हमारी बातचीत में शामिल हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे और साथी हैं, महिला हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी आपसे बात करेंगे सर। अब जबकि ये 3 चरण में चुनाव होंगे, 18 सितंबर को, 25 सितंबर को और 1 अक्टूबर को, और जो नतीजे होंगे वो 4 अक्टूबर को आएंगे। बिल्कुल। तो क्या कुछ तैयारियां आपकी ओर से हो रही हैं? मतदान का दिन तो एक ही रहता है, लेकिन उसकी तैयारी कम से कम पिछले 6 महीने से चालू आ रही है। पहले हम जो पोलिंग स्टेशंस है उनका जायज़ा लेते हैं कि पोलिंग स्टेशंस कहीं कोई 2 किलोमीटर से दूर तो नहीं है, कहीं नया हैबिटेशंस तो नहीं बना है, या कहीं आबादी 1500 वोटर्स की थी, 1500 वोटर से ज़्यादा क्रॉस तो नहीं कर रही है। तो फिर नए पोलिंग स्टेशंस क्रिएट करते हैं। कोई बिल्डिंग अगर जर्जर हो गई है तो उसको लोकेशन चेंज करते हैं। पोलिंग स्टेशन की एक्सरसाइज के साथ ही साथ नए जो मतदाता है जिनको 18 साल की उम्र कंप्लीट हो गई है, या कहीं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आए हैं, या एक जगह से दूसरी जगह पर गए हैं, या किसी कारण कोई अगर अपना नाम डिलीट कराना चाहता है, फोत हो गए या बाकी चीज़ है, या किसी का नाम में तब्दीली आई है, जैसे लड़कियों के नाम में पिताजी के यहाँ नाम डिफरेंट रहता है, जब मैरिज होकर के नाम डिफरेंट होता है, लोकेशन भी चेंज होता है, तो रोल रिवीजन करते हैं, जिसको हम स्पेशल समरी रिवीजन बोलते हैं। तो स्पेशल समरी रिवीजन हमारा 20 अगस्त को कंप्लीट हो गया। 209 पोलिंग स्टेशन हमने नए क्रिएट किए, और तकरीबन जो है 200 के करीब पोलिंग स्टेशन के लोकेशन भी चेंज किए, जिसमें कि बिल्डिंग के चलते या दूसरी डिफ़िकल्टीज़ के चलते। इन सब प्रोसेस में हम जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, मेन पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको ऑन बोर्ड लेते हैं। पोलिंग स्टेशंस नए क्रिएशन में, चेंज में, या जो वोटर लिस्ट को रिवीजन में, साथ बसाथ जो इसमें अमला लगता है। तकरीबन एक पोलिंग स्टेशन में 5 के करीब एम्प्लॉयज़ लग जाते हैं, वॉलंटियर्स मिला करके। तो 12,000 के करीब पोलिंग स्टेशन को माने अगर हम, तो तकरीबन जो है 60,000 के करीब स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है। बहुत सारे नोडल ऑफिसर्स रहते हैं, सेक्टर ऑफिसर्स रहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स रहते हैं, उनको असिस्ट करने वाले असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स रहते हैं। उनकी ट्रेनिंगें जो है हमारी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई। आज मेरे दफ्तर में श्रीनगर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो इसमें मेन अहम भूमिका निभाते हैं, उनको भी ऑनरेबल कमीशंस के जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, मैनुअल्स रहते हैं, खास करके जो नॉमिनेशन से रिलेटेड, जो काफ़ी उनके लिए हमारे लिए क्रिटिकल रहते हैं, तो वो चीज़ें और दूसरी जो चीज़ें उनसे रिलेटेड है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उस पर भी आज ट्रेनिंग चल रही है। ऑलमोस्ट हमारी जो तैयारियाँ जो है ऑनरेबल कमीशंस का जो प्लान रहता है, प्लानर रहता है, उसी हिसाब से चल रही है। जी, जैसे पुलिस साहब आपने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि जैसे ही हमारे चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा होती है तो उसी समय ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये वजूद में आ जाता है। बिल्कुल। तो इसके चलते किन किन चीज़ों पे ख़ास तवज्जो रहती है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसमें सभी स्टेक होल्डर्स पर लागू होता है। जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर बात करूँ तो गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कोई भी नई चीज़ इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद अनाउंस नहीं कर सकती है। नई कोई स्कीम अगर शुरू नहीं हुई तो उसको शुरू नहीं करवा सकती है। इनाग्रेशन, फाउंडेशन स्टोन्स, उन पर पाबंदियाँ रहती है। गवर्नमेंट मुलाजिम जो अदरवाइज अपेक्षा रहता है, इवन नॉन इलेक्शन डेज में भी जो है पॉलिटिकली न्यूट्रल रहे, पॉलिटिक्स से, एक्टिव पॉलिटिक्स से आप दूरी बना करके रखें, वो भी जो है उनसे रिलेटेड भी इसमें प्रोविज़न्स रहते हैं। इनके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, किनको क्या उनका दायरा रहना चाहिए, इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स के लिमिट क्या है, कैंडिडेट्स के लिए जो है क्या क्या परमिशन से लेने होते हैं, विदाउट परमिशंस वो हर कहीं भी कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। वो सब चीज़ें जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आती है। जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होता है उसी वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाता है, और वो जो है रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के बाद ही ख़त्म होता है। मतलब पोल डे के साथ नहीं ख़त्म होता है, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के बाद ही
वो ख़त्म हो जाता है। जी जी, पुलिस साहब हम इस पे और बात करेंगे, लेकिन जैसा हमने कहा कि हमारे इस बातचीत में, हमारे इस प्रोग्राम में हमारे कुछ और साथी भी हमारे साथ हैं, तो पहले हम चाहेंगे कि हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं वो आपसे सवाल करें। मैं बीइंग सीनियर सिटीजन पूछना चाहूँगा कि जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए जो उनको सुविधाएं हैं वो क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं, ताकि कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन्स भी हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाते या नहीं आ पाते पोलिंग बूथ तक, तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं आपने मुहैया कराने का सोचा है? पहले तो जो वोटर लिस्ट रहती है, वोटर लिस्ट में हम सीनियर सिटीजन्स की उम्र अगर 85 से ज़्यादा है तो उनकी मार्किंग करते हैं। तो वो क्योंकि वोटर लिस्ट में हमारी डेट ऑफ बर्थ रहती है या एज दिया हुआ रहता है हर किसी का, तो ऑटोमेटिकली जब कोई 85 साल का उस हिसाब से हो रहा रहता है तो ऑटोमेटिक हम रोल में जो है उसकी फ्लैगिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं कि ये 85 या 85 से अबव के हो गए। जैसे ही शेड्यूल नोटिफाई होता है, शेड्यूल नोटिफिकेशन के बाद 5 दिन के अंदर अंदर वो सब तमाम सीनियर सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं कि उनको अगर होम वोटिंग की फैसिलिटी चाहिए क्या। फर्स्ट फेज़ का नॉमिनेशन शुरू हो गया है 20 तारीख को, तो 25 तारीख तक जो है इसके एप्लीकेशंस हम ले लेंगे। जो भी सीनियर सिटीजन्स 85 या अबव का है, वो अपने घर से अगर वोट कराना चाहता है तो उसने रिटर्निंग ऑफिसर को अप्लाई करना है, और फिर रिटर्निंग ऑफिसर जितने एप्लीकेशंस आएंगे, कैंडिडेट जब फाइनल हो जाते हैं और फिर जो है बैलेट पेपर बेस्ड जो पहले वोटिंग होती थी उसी टाइप का एक अरेंजमेंट्स हम करते हैं उनके घर में जा कर के। तो वोटिंग एट डोर स्टेप्स, होम वोटिंग जिसको हम कहते हैं, वो हम सुविधा सीनियर सिटीजन्स के लिए देते हैं। इसके अलावा 85 से कम उम्र वाले जो बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि 60 से अबव जो है हम उन सबको जो है हम सीनियर सिटीजन्स कहते हैं, तो उनको पोलिंग स्टेशन पर आना है, तो उनके लिए हम रैंप बनाए रहते हैं, उनके लिए हमने व्हील चेयर्स की सुविधाएँ रखी रहती है, वॉलंटियर्स भी रहता है, और हम प्रयास करते हैं कि उनको बिना क्यू में लगे हुए स्पेशल क्यू में डाल करके जल्दी से जल्दी वोटिंग करा करके उनको अपने घर पर जा सके आसानी से। जी, कुछ गाड़ियों का प्रबंध भी करते हैं उनको लाने के लिए? पोलिंग स्टेशंस का जो एरिया रहता है नॉर्मली 1-1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर रहता है, 2 किलोमीटर से ज़्यादा दायरा हार्डली रहता है। हिली एरियाज़ में कहीं कहीं बहुत ही फार फ्लंज एरिया है तो वहाँ हो सकता है, जहाँ मान लीजिए स्कैटर्ड लोग बस्ती है। जहाँ अर्बन एरियाज़ की बात है, म्यूनसिपल टाउन्स की बात है, तो वहाँ हार्डली जो इवन 500-300 मीटर के एरिया में जो है आपका पोलिंग स्टेशन रहता है, वहाँ हम ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसे एक माइग्रेंट वोटर्स रहते हैं, क्योंकि उनका पोलिंग स्टेशन उनके 2 किलोमीटर के जो दायरे में आएगा ऐसे नहीं, क्योंकि वो जोन बेस्ड रहता है। जैसे दिल्ली की अगर बात करें तो पूरे नेशनल कैपिटल रीजन में मोर देन 10-12 हज़ार के करीब फैमिलीज़ रहती है माइग्रेंट की, लेकिन हमने 4 ही जगह पर पोलिंग स्टेशंस क्रिएट किए, तो उन लोग वहाँ जो है हम ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उनको अवेलेबल कराते हैं। दूसरे एरियाज़ में नॉर्मली क्योंकि हमारा पोलिंग स्टेशन ही विद इन रीच रहता है, तो वहाँ हम अवेलेबल नहीं कराते हैं। लेकिन उम्र के साथ जो है इन्फर्मिटीज़ आती है, नॉर्मली कहीं अपना हाथ जो है कांपने लगते हैं, पर्टिकुलर ये अपना जो बटन दबाने में कहीं डिफ़िकल्टीज आ सकती है, तो उस हालात में हमारे जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं, प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स अलाउ करते हैं कि उनके फैमिली में से कोई अगर 18 साल से ज़्यादा वाला है, कोई उनका पोता है, कोई लड़का है, तो उनको उसके साथ एज अ गाइड के तौर पर अलाउ करते हैं वोटिंग कंपार्टमेंट तक ले जाने में, और वोटिंग कंपार्टमेंट में उनको गाइड कर सकते हैं कि उनकी मर्जी के हिसाब से किसको वोट करना चाहते हो, फिर वहाँ गाइड भी कर सकते हैं। जैन साहब, आपके बाद हमारे साथी ये भी आपसे जानना चाहें, जैसा दिव्यांग जन की तरफ आपने इशारा किया, तो ये भी वही सवाल। सतीश कुमार शर्मा, सेक्रेटरी जम्मू रेड क्रॉस होम फॉर हैंडीकैप्ड। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दिव्यांगों के लिए कोई फैसिलिटी रखी है इस बार? कहीं रैंप हैं उनके लिए? दिव्यांगों के लिए अगर उनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% से ज़्यादा है, जो एक मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई करता है, तो हम पोल पर भी उनकी मार्किंग करते हैं। और जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए वोटिंग फ्रॉम होम की फैसिलिटी अवेलेबल है, सेम फैसिलिटी दिव्यांगों के लिए भी अवेलेबल है। उसी पहले 5 दिन में उन्होंने अप्लाई करना है, और एप्लीकेशन के बाद जो हम देखते हैं कि कितने एप्लीकेशंस आए,
और फिर उसका प्लान बनाते हैं और होम वोटिंग की फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल कराते हैं। वो पोलिंग स्टेशन पर जब आते हैं तो वहाँ हमने हर पोलिंग स्टेशन 100% पोलिंग स्टेशन को रैंप दिया है। साथ में 100% पोलिंग स्टेशंस पर हमारे व्हील चेयर्स रहती है। तकरीबन 7,500 के करीब व्हील चेयर्स इलेक्शन डिपार्टमेंट ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए से खरीदी है। गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक PSU है वो मैन्युफैक्चर करती है और 7,500 से ज़्यादा हमने व्हील चेयर्स खरीदी है। एक फ़ेज़ में जो है कुल मिलाकर के 12,000 के करीब पोलिंग स्टेशन आते हैं। एक फ़ेज़ में तकरीबन 4,500-5,000 एट द मोस्ट जो है हमारे पोलिंग स्टेशंस आएंगे और हमने 7,500 के करीब जो है व्हील चेयर्स खरीदी है। इसके साथ साथ जो ये रहती है बैलेट यूनिट रहता है जिस पर बैलेट एक्चुअली कास्ट होता है, वहाँ हम ब्रेल की भी सुविधाएं देते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट में भी जो है वो कैंडिडेट का नाम और उनका ये जो है डिटेल्स वहाँ रहता है ताकि जो अंध व्यक्ति है वहाँ उसका सुविधा लेकर के जो है वोट कर सकें। अब महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे, आप पूछिए सवाल। सर पहले तो आपको नमस्ते, मेरा नाम नियति है, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। और सर पिंक पोलिंग बूथ की बात की जा रही है, तो इस बार रूरल और अर्बन एरिया दोनों को देखते हुए महिलाओं के लिए किस तरह की सुविधाएं या तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं? हमारे 90 असेंबली सेगमेंट्स है और हर एक असेंबली सेगमेंट में एक पोलिंग स्टेशंस रहेगा जिसको हम पिंक पोलिंग बूथ्स पर डेजिग्नेट कर रहे हैं। मतलब 90 पोलिंग स्टेशंस रहेंगे पूरे यूनियन टेरिटरी में जहां पोलिंग स्टाफ पूरी तरह से ऑल वुमन रहे। ना सिर्फ हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, इवन वहाँ की जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो भी वुमन रहेंगे। वहाँ को वॉलंटियर जो है वो भी वुमन रहेंगे। उस जरिए से हमारा एक मैसेज देने का प्रयास रहता है कि वुमन जो है हमारी रोज़मर्रा की हर एक फील्ड में जो है अपना कर्तव्य दिखा रही है। तो इलेक्शन जो एक वैसी एक एक्टिविटी है, एक थोड़ी सी क्रिटिकल किस्म की एक्टिविटी आती है, वो भी वो बखूबी तरीके से कर सकती है लोगों को दिखाने के लिए। साथ बसाथ जो वुमन तबका रहता है उनको भी अपील करने का एक हमारा वो ज़रिया है, क्योंकि 50% के करीब आबादी हमारी वुमेंस की रहती है। सिमिलर जो है हमारा वोटिंग परसेंटेज भी जो है 50% के करीब जो है वुमेंस रहता है। तो उस ज़रिए से उनमें एक मैसेज जाए कि सिर्फ वोटिंग करना नहीं, वोटिंग करवाना, इलेक्शन कंडक्ट करवाना भी जो है वुमेन कर सकती है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वुमेंस को ये पिंक पोलिंग स्टेशंस के अलावा भी हम फैसिलिटीज़ देते हैं, इवन आम पोलिंग स्टेशंस पर भी। जैसे मान लीजिए एक सेपरेट क्यू वुमेंस के लिए रहती है जिसमें कि कोई उनको डिफ़िकल्टी न आए क्यू में लगने में और वोटिंग करने में। उनके लिए सेपरेट टॉयलेट, यूरिनल की सुविधा करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधाएं रहती है। इवन कहीं सिटीज़ के एरिया में जहाँ जहाँ हमें पॉसिबल हो वहाँ क्रचेस की भी हम सुविधाएं देते हैं ताकि जो माताएं बच्चों को लेकर के आएंगी तो वहाँ बैठ सके आसानी से और अपना वोट कास्ट कर सके। और इसी तरह विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व भी हमारे साथी कर रहे हैं। आप पूछिए अपना सवाल। सर शुभम कोतवाल। सर मेरा ये सवाल रहेगा कि रियल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में कैसे लाएंगे, क्योंकि 10 साल हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कैसे लाएंगे जो मतदान करे फर्स्ट टाइम? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। नॉर्मली नौजवान जो है वो ख्यालों में रहता है, इमेजिनेशंस उसके काफ़ी हाई रहते हैं, उसके एस्पिरेशंस भी अच्छे रहते हैं, काफ़ी हाई रहते हैं। ज़िंदगी के जो सपने जो है वो काफ़ी ऊंचे रहते हैं और रहने भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। परसों ही जो स्टैटिस्टिक्स देखा होगा, तकरीबन जो है 25.3 लाख के करीब जो है हमारे वोटर्स युवा वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 29 के बीच की है। परसेंटेज में अगर बात करूँ तो ये तकरीबन जो है 30% के करीब वोटर्स आते हैं जो युवा वोटर्स हैं। तो काफ़ी साइजेबल तबका युवा वोटर्स का है। हम युवा वोटर्स को भी आकर्षित करने के लिए जो वोटर्स हुए हैं वो अपना वोट कर सके, उसलिए ऑल यूथ मैंड पोलिंग स्टेशंस बनाते, जिनको हम ब्लू कलर से सजाते हैं, ऑल यूथ मैंड पोलिंग स्टेशंस, जिसमें हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिसकी उम्र मान लीजिए 20-25 के करीब है, अभी लगा हुआ है, पहली बार वो इलेक्शन कंडक्ट करने जाता है, तो वैसे लोगों को लगाते हैं। तकरीबन 90 के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशंस रहेंगे जहां ऑल यूथ मैंड पोलिंग स्टेशंस रहेंगे। उस ज़रिए से हमारा सेम संदेश देने का प्रयास रहता है
कि यूथ्स जो हमारा देश का भविष्य है, सिर्फ वो भविष्य ही नहीं, वो भविष्य को ये कराना भी चाहिए, उसने भविष्य को दिशा देना भी चाहिए। और दिशा देने के लिए इलेक्शन से अलावा कोई मुझे नहीं लगता कि उतनी बेहतरीन कोई चीज़ हो सकती है जिसमें कि वो हर एक वोट काउंट कर सकता है, हर एक वोट, हर एक ओपिनियन मैटर करता है। तो यूथ को भी जो है हम आकर्षित करने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं। पहले 18 उम्र होने के लिए साल में एक बार ही इलेक्टोरल रोल रिवीजन होता था। अब कमीशन ने 2020 से जो है हर साल 4 बार जो है रोल रिवीजन ऑर्डर किया है, जिसके तहत क्वार्टरली 1 जनवरी ही नहीं, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को भी जिनको 18 साल हो रहे हैं तो वो भी जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं और जो भी पोल आ रहा है उसमें शिरकत कर सकते हैं। यूथ्स को एक्टिवेट करने के लिए, उनमें जिज्ञासा पैदा करने के लिए हमने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में डेडिकेटेड AROs भी लगाए हुए हैं। हमने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स भी बनाए, जिनका मेन मकसद यही है कि जो बच्चे अदरवाइज स्कूल्स में सिविक साइंस पढ़ाते हैं, जो हमारे सिलेबस का एक पार्ट रहता है सिविक साइंस, उसमें डेमोक्रेसी, बाकी हमारी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, उसके बारे में बताया जाता है। तो उनको इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स के ज़रिए से जो है इलेक्शंस के बारे में हम अवेयर करते हैं। कैंपस एम्बेसडर की भी इंस्टीट्यूट्स हम हर एक कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में बनाई है। इन तमाम जो एक्सरसाइजेस है उसका मेन मकसद यही है कि जो 30% के करीब जो हमारा वोटर है, युवा वोटर है, उसको हम अवेयर कर सके, वो अपने राइट टू वोट का एक्सरसाइज करे एथिकली, बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसको भी वो पसंद करता है उसके फेवर में। जी, पुलिस साहब, आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर के, और अब चूंकि जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे विधानसभा सीटों की तादाद बढ़ी है, अब 90 हो गई है। बिल्कुल, 43 जम्मू संभाग में और 47 कश्मीर में। और इस बार जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा जी। तो इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे आप? यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जिनका प्रावधान है, उस प्रावधान के हिसाब से जो भी प्रोसेस रहती है, उस प्रोसेस के ज़रिए से डिलिमिटेशन कमीशन ने पूरी एक्सरसाइज की, जिसमें अपने अलग अलग स्टेक होल्डर्स से भी मुलाकातें की, मिले, उनके भी रिप्रेजेंटेशन ली और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज फाइनल हो गई। पहले आज का जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें 83 सीट्स होती थी, 4 लद्दाख की होती थी, तो 83 से बढ़ा करके जो है अब 90 सीट्स हो गए हैं, जिसमें कि डायरेक्टली लोग चुनेंगे। उसमें से 9 सीट्स जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, 7 सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, बाकी जनरल्स हैं। इन तमाम सीटों का जो टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑनरेबल कमीशन ने फाइनल कर दिया है, और उसी हिसाब से जो है हमारे जो असेंबली सेगमेंट से, रिटर्निंग ऑफिसर से हमारा पूरा तमाम अमला जो है उसी हिसाब से बना हुआ है। उसी हिसाब से हमारा रूल रिवीजन 2022 से चल रहा है। जो बदले हुई सूरत हालात है उस हिसाब से ये पहली बार इलेक्शंस होने जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि इसका कार्यकाल जो है 5 साल का, जैसे कि दूसरे आम जो असेंबलीज रहती है उनका रहता है, उसी हिसाब से इसका, क्योंकि अभी तक तो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा होती थी उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता था जी, तो अभी 5 साल का हो गया है। जी, सेम जैसे दूसरे जगह पर है असेंबलीज का कार्यकाल, या हमारे पार्लियामेंट का जो कार्यकाल रहता है 5 साल का, सेम किया। जी जी। अब ये है कि हम देखते हैं कि जो लोकसभा के इंतखाबात हुए उसमें भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और अपने आप में वो एक विश्व कीर्तिमान था। बिल्कुल। और इस बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी जो मतदान है उसमें इजाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता आगे आएँ, तो इसके लिए जो हमारे विशेष तौर पे युवा श्रोता आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने लोकसभा इलेक्शंस के दरमियान बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। मैं खुसूसन तौर पर उधमपुर जो पार्लियामेंट्री सेगमेंट के जो 5 ज़िले थे, डोडा के 3 ज़िले उधमपुर एंड कठुआ, उनके वोटर्स का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि मुझे याद है 19 अप्रैल को पोल डे था, और उस दिन जो है काफ़ी बारिश हो रही थी। बरसात के बावजूद जो है लोग बढ़ चढ़ करके वोटिंग में आए, शिरकत की,
और जो पहले जितनी वोटिंग परसेंटेज था उतना ही वोटिंग परसेंटेज जो है इस बार भी रहा। दूसरे जो पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स है वहाँ के भी वोटर्स ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, खास करके जो वैली के जो 2.5 पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स और जो जम्मू के जो रिमेनिंग सेगमेंट्स है वहाँ भी जो है लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। वैली में तो जो है पिछले ऑलमोस्ट 3 डेकेड का रिकॉर्ड जो है अपने वोटर्स ने तोड़ा है। आप सब तमाम वोटर्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि अब असेंबली के इलेक्शंस चालू हो गए, नॉमिनेशंस फर्स्ट केस के चल रहे हैं। जो पोल डे आपको सबको पता है, 3 फेजेस में पोल हो रहे। फर्स्ट फेज़ जिसमें कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स है, जम्मू के डोडा के 3 ज़िले और साउथ कश्मीर के 4 ज़िले हैं। सेकंड फेज़ जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स है, वैली के सेंट्रल कश्मीर के 3 और हमारे 3 जिसमें राजौरी, पुंछ एंड रियासी है। और लास्ट वाला फेज़ जो है जिसमें फिर से 7 डिस्ट्रिक्ट्स है, नॉर्थ कश्मीर के 3 ज़िले हैं जो कश्मीर से लगते हैं और जो जम्मू साइड के 4 ज़िले हैं जिसमें जम्मू, उधमपुर, सांबा एंड कठुआ है। तो जो पोल डे है आप ज़रूर आपके कैलेंडर में मार्क करें और उस दिन जैसे अपने लोकसभा इलेक्शंस के दरमियान बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का आपने एक्सरसाइज किया था, उसी तर्ज पर जो है आप अभी भी जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का यूज़ करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आपका पोलिंग का एक्सपीरियंस बेहतर हो, उसलिए भरसक प्रयास जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट्स कर रहा है। सभी प्रकार की जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है, ना सिर्फ पानी बिजली से रिलेटेड, इवन शेड से रिलेटेड है, प्रॉपर क्यू मैनेजमेंट से रिलेटेड है, व्हीलचेयर से रिलेटेड है, रैंप से रिलेटेड है, हर किस्म की सुविधाएं जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ है वह हम अवेलेबल करवाएंगे। आपका पोलिंग का एक्सपीरियंस बेटर हो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इन 3 डेट्स पर आकर के अपना वोट जो है कास्ट करें। शुक्रिया। कि जब हम मतदान की बात करते हैं तो ज़्यादा ये कहते हैं कि हमारे मतदाताओं के लिए सुविधाएं क्या हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है। अब जो हमारे मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उनकी भी जिम्मेदारी बनती है जी। इस संबंध में कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे मतदाताओं को? डेफिनेटली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कंप्लायंस, जैसे मैंने पहले भी कहा, हर एक स्टेक होल्डर्स ने करना होता है। और वो कंप्लायंस में कहीं अगर आपको कमी लग रही है, कहीं भी किसी को अगर लगता है कि कोई उल्लंघन हो रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, चाहे गवर्नमेंट की साइड से, गवर्नमेंट मुलाजिम की साइड से, या कोई कैंडिडेट की साइड से, पॉलिटिकल पार्टी की साइड से, या कोई दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो अदरवाइज़ अपने फील्ड में रहनी चाहिए लेकिन पॉलिटिकल ये कर रही है, तो वैसे जो उल्लंघन से वो ऐप बेस्ड तरीके से हमें हाईलाइट कर सकते हैं। सी विजिल इसके लिए एक ऐप है, सिटीजन्स विजिलेंट। तो सी विजिल ऐप ये एंड्रॉयड पर भी है और आईफोन पर भी है। ये आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और फिर उस पर जो है जहाँ भी आपको लगता है कि ऐसा कोई उल्लंघन हो रहा है किसी भी स्टेक होल्डर्स की साइड से, तो आप हमें ज़रूर उस पर अपलोड कर सकते हैं। उसमें आपका नाम जो है हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, कहीं भी शेयर नहीं होता है। और कमीशन का प्रयास रहता है कि जो भी ग्रीवेंसेस हाईलाइट होते हैं, कंप्लेंट्स रेज होती है, उनको 100 मिनट के अंदर अंदर रिजॉल्व करें। तो हमारा अमला जो है, क्योंकि वो फ़ोटो जो रहता है जियो टैग्ड फ़ोटो आता है, तो लोकेशन हमें पता चलती है कि कहाँ कुछ वायलेशंस हो रहा है। कोई मान लीजिए कैश डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, कहीं कोई दूसरा चल रहा है, कहीं किसी ने पोस्टर्स लगे हैं अनधिकृत तरीके से, कोई मीटिंग चल रही है जिसका परमिशन नहीं लिया हुआ था, कहीं गवर्नमेंट मुलाजिम पॉलिटिकल स्टेज पर बैठा हुआ है। तो जो भी है वहाँ हमारा अमला जाकर के चेक करता है कि जो कंप्लेंट्स है उस हिसाब से सही है या नहीं है। अगर सही है तो फिर उसको उसी वक्त। अब चलते चलते आप ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, समय क्या रहेगा विधानसभा चुनाव के अंतर्गत? सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक ये हमारा पोलिंग का टाइमिंग है हर एरियाज़ में। इसमें कहीं कटौती नहीं होती है। सुबह 7 बजे पोल हमारा शुरू होता है, एक्चुअल पोल। उससे पहले मॉक पोल होता है, 6:30 के करीब जो है हमारा मॉक पोल शुरू हो जाता है। 7 बजे तक वो कंप्लीट होता है। 7 बजे एक्चुअल पोल शुरू होता है और शाम को 6 बजे तक ये पोल चलता है। लेकिन अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर क्यू लगी हुई है 5:30 पौने 6 बजे भी, तो उस क्यू में जितने भी लोग हैं
वो जब तक नहीं ख़त्म होते हैं, इवन उसके लिए 8 भी बज जाए तब तक वो पोलिंग चलती रहती है। तो काफ़ी टाइम हमने इसमें दिया हुआ है। इवन उसमें कोई क्यू लंबी चल रही है, किसी कारण लेट लोग आ गए हैं, तो भी जब तक वो पूरी क्यू ख़त्म नहीं होती तब तक पोलिंग। और अगर कहीं कोई ईवीएम शुरू होने में वक्त लगता है तो जितना समय ज़ाया होगा इतना बढ़ा दिया जाएगा लास्ट में? नहीं, उसमें ये सिंपल फार्मूला रहता है। नॉर्मली हमने जो ईवीएम्स किसी कारण अगर मान लीजिए नादुरुस्त हो जाती है, हमारा रिप्लेसमेंट का ईवीएम तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। 15 मिनट के अंदर अंदर पहुँचने की हमारी व्यवस्था रहती है। हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स रहते हैं उनके पास एक सरप्लस यूनिट दिया हुआ रहता है, तो वो वहाँ पहुँचा देते हैं 15 या आधा घंटे के अंदर अंदर। तो फिर से पोलिंग शुरू हो जाती है। और अगर मान लीजिए शाम को 6 बजे अगर कहीं लगा कि उससे चलते क्यू चली हुई रही है, किसी कारण चली हुई है, जरूरी नहीं कि वो ईवीएम के ब्रेकडाउन के चलते, मान लीजिए हो सकता है सुबह लोग जल्दी आए नहीं किसी पोलिंग स्टेशन पर, या कहीं दुर्घटना किसी हो गई, लोग ज़्यादातर उधर चले गए और फिर वो होने के बाद आफ्टरनून में आए पोलिंग करने के लिए, किसी भी कारण अगर हम कारण नहीं देखते कि क्यों ये क्यू लगी है 6 बजे जितनी भी क्यू है वो सब जब तक ख़त्म नहीं होती है तब तक वो पोलिंग चलती रहती है। पुलिस साहब, आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल करके हमारे इस डीडी न्यूज़ के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।